एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार बोर्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म दैट इज विद्याकुल पे। एंड यस, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मिश्रा। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपको एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको आपके फाइनल एग्जाम में मदद करने वाले हैं और आप सभी लोग को ये प्रॉपरली सारी चीजों को जो जो टॉपिक में पढ़ाऊंगी उसको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो हम लोग बात करते हैं बेटा सबसे पहले आपके चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड से क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको देखकर जाना है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, तो कभी कभार ऐसा होता है बेटा जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है यहाँ से कुछ फुल फॉर्म वगैरह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि आईसीबीएन का फुल फॉर्म बता दो, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म बताओ। तो ये आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल जाता है और भी जैसे आपसे यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं बेटा तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, राइट करते हैं। ठीक है, सो इट इज अ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम, बायनोमियल nomenclature is a system, binomial nomenclature is a system to write the बायोलॉजिकल नेम को हम और क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल नेम को हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, अपने नेम से क्लियर, बाय का मतलब टू होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। तो आप लिख सकते हो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को देने वाले साइंटिस्ट थे गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। ठीक है, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। अब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर की इतनी बात हो गई, बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। जैसे कि जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो नेमिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, टू कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, टू कंपोनेंट होते हैं। टू कंपोनेंट में क्या क्या आता है, टू कंपोनेंट में जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट जीनस को बताता है, किसको बताता है, जीनस को। और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है, सेकेंड कंपोनेंट वो किसको बताता है, स्पीशीज को बताता है। किसको बताते हैं, स्पीशीज को बताते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट, ये हमने ये समझा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या एक्चुअली में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा आगे, तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो। ठीक है, मैंगो क्या है, मैंगो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंजीफेरा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा जीनस। इंडिका क्या हो जाएगी, स्पीशीज होगी। इंडिका क्या कहलाएगी, स्पीशीज कहलाएगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं, वो रूल्स क्या हैं उसको हम लोग जरा सा एक बार देखते हैं। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल क्या है,
यूनिवर्सल रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे कि पहले आप लिखोगे यहाँ पे एक पॉइंट कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं, इसमें एक पॉइंट आप लिखोगे बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन, पहला पॉइंट आप लिखोगे बायोलॉजिकल नेम्स, ये कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन and written in italics, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों ने देख लिया कि बायोलॉजिकल नेम्स क्या होते हैं और इनको बेसिकली लैटिन में होते हैं। और इटैलिक्स का मतलब क्या है, इटैलिक्स का मतलब जब हम लिखते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा बुक में जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो थोड़ा सा स्लैंटिंग ऐसे लिखे होते हैं, तिरछे लिखे होते हैं, उसी को हम इटैलिक्स कहते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकेंड पॉइंट आप इसमें देखते हो, यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जीनस कहते हैं, जीनस। और जो सेकंड होते हैं, सेकंड उसको क्या कहा जाता है, स्पीशीज कहा जाता है, स्पीशीज कहा जाता है, राइट। एंड ये जो जीनस और स्पीशीज है, ठीक है, ये जो जीनस स्पीशीज है, जीनस और स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज, जब इसको हम हैंड रिटन लिखते हैं, जब इसको हम हैंड रिटन लिखते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये अंडरलाइन करा जाता है इसको, जब हम इसको लिखते हैं तो ये अंडरलाइन होना चाहिए जब हैंड रिटन लिखते हैं। और फोर्थ आप यहाँ पे बताओगे जो जीनस है, जब जीनस को हम लिखते हैं तो ये कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। और जो स्पीशीज होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ये कुछ बेसिक यूनिवर्सल रूल है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब बेटा ये तो बात हो गई आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब जैसे 1-2 फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग अगर बात करते हैं आईसीबीएन के बारे में, आईसीबीएन क्या है, आईसीबीएन का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे बेसिकली प्लांट की नेमिंग होती है। आईसीजेडएन क्या है, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये इसकी बेसिकली क्या होती है बेटा, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एनिमल की नेमिंग करी जाती है। तो नॉमेनक्लेचर में हमने ये 2 पॉइंट को देखा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वही टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जहां पे आपको फुल फॉर्म को देखकर जाना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक अटैच किया, अगर आप यहाँ पे देख पाओ ऐसे पिरामिड जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, गेट ट्रायंगुलर शेप में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हायरकी को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। हायरकी में जैसे आप देख रहे हो स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, देन ऑर्डर आता है, क्लास आते हैं, देन फाइलम आता है, किंगडम आता है। फाइलम जो कि हम एनिमल में इसका इस्तेमाल करते हैं, फाइलम टर्म का, वेयर एज प्लांट में डिवीजन का इस्तेमाल किया जाता है, डिवीजन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। किंगडम जो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, क्या होती है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। और वेयर एज जो स्पीशीज होता है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में होता है, लोवेस्ट कैटेगरी इसकी होती है, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज होती है सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। और स्पीशीज के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए थे, साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन सबसे इसमें जो वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है
वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को अर्नस्ट मेयर ने दिया था, और स्पीशीज टर्म को किसने दिया था? स्पीशीज टर्म को जॉन रेग नाम के एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो स्पीशीज हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। जो सेम स्पीशीज के मेंबर होते हैं दे कैन इंटरब्रीड, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऐसा बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट कहता है, और सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड भी है। स्पीशीज के बाद आप जीनस के बारे में पढ़ते हो। जीनस में क्या आता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आती है जीनस के अंदर। जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आती है। उसके बाद फैमिली, फैमिली में कई सारे जो जीनस है वो एग्रीगेट होके फैमिली बनाते हैं। फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, यानी कि ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं। फिर कई सारे जो क्लास है वो फाइलम बनाते हैं, जैसे फाइलम कॉर्डेटा। आप फाइलम पढ़ते हो, कॉर्डेटा पढ़ते हो, कॉर्डेटा के अंदर कई सारे क्लास पढ़ते हो, ठीक है। फिर इसके बाद किंगडम आता है, और डिवीजन का इस्तेमाल हम प्लांट में करते हैं। डिवीजन टर्म का इस्तेमाल प्लांट पे किया जाता है, वहां पे हम फाइलम शब्द का यूज नहीं करते हैं। फिर किंगडम आता है, और किंगडम जो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आता है। क्लियर? ठीक है। तो ये कहानी हम लोगों ने किस में देखी? ये कहानी हम लोगों ने समझी लिविंग वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग अगर बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखें, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे साइंटिस्ट वगैरह के नेम यहाँ पे भी कई सारे हैं। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं बेटा, है ना, तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे पहले ये बताया जाता है एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया गया, किस बेसिस पे किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया किस बेसिस पे? किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया? इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसमें क्लासिफाई किया? इन्होंने जो अप्रोच दिया वो एक साइंटिफिक अप्रोच थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक अप्रोच लगाई जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच थी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने एनिमल एंड प्लांट में क्लासिफाई किया। एनिमल एंड प्लांट में क्लासिफाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, on the basis of the presence of RBC प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के बेस पे इसको क्लासिफाई किया, जिसमें आता है एनाइमा एंड इनाइमा, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट को हर्ब्स में, स्ट्रब्स एंड ट्री, इनमें क्लासिफाई किया, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने देखी। पहले एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट आते ही, फिर इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। टू किंगडम जिसको देने वाले साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। फिर उसके बाद आते हैं थ्री किंगडम को हैकेल ने दिया था। फिर फोर किंगडम वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है कोपलैंड। फिर फाइव किंगडम को भी दिया गया था जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसको कार्ल वुज ने दिया था, और कार्ल वुज ने जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है ना, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है कार्ल वुज का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दिए गए थे क्लासिफिकेशन? यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था। फिर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको दिया था किसने? इसको दिया था हैकेल ने दिया था। फिर आता है फोर
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कौन से साइंटिस्ट ने? इसको दिया था, ठीक है, कोपलैंड ने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। फिर आता है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने, आर.एच. व्हिटेकर ने इसको दिया था। फिर इसके बाद आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कार्ल वूज ने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था। और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है, सबसे ज्यादा ये एक्सेप्टेबल माना जाता है, वाइडली एक्सेप्टेबल, वाइडली एक्सेप्टेबल या फिर एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक बार रिकॉल करा दिया कि ये चीजें हैं, इतने साइंटिस्ट आते हैं और इनका ये कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन में जैसे कि इन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया, सबसे बाद में किसका आता है सिक्स किंगडम, जो कि काफी ज्यादा अपडेटेड क्लासिफिकेशन था और इसको कार्ल वूज ने प्रपोज किया था, दिया था, ठीक है। और ये आपसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की कभी कभार नाम पूछ लिए जाते हैं, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। अब देखो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप यहाँ पे देख पाते हो, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में क्या होता है? प्रोटिस्टा, मोनेरा क्या है? एक प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। फंजाई यूकैरियोटिक है। प्लांटे भी क्या है? यूकैरियोटिक है। और एनिमिलिया क्या है? यूकैरियोटिक है। इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? किस इसमें प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है काइटिन की मिलकर बनी होती है। प्लांट में सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होता है? सिंपल सी बात, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें एब्सेंट होते हैं, मतलब वहां पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। फिर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है। फंजाई प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है इन एनिमिलिया। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो मोनेरा होते हैं वह सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू से मिलकर बनता है। प्लांटे में टिश्यू से लेकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या आता है? जैसे सबसे पहले सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये तो आपको रिकॉल होगा। तो यही बातें यहाँ पे पूछी गई हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें कौन से टाइप का होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मोनेरा होते हैं, मोनेरा में ये जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बहुत ही हाई होती है। मोनेरा में एक बात कही जाती है कि इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है, बट यहाँ पे जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है इन केस ऑफ द मोनेरा, राइट। प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये यूनिसेलर यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलर यूकैरियोट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और साथ ही साथ में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक यानी खुद से अपना सिंथेसाइज कर सकते हैं फूड, एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब डिपेंडेंट भी हो सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं, हेट्रोट्रॉफिक होता है क्योंकि ये यहाँ पे ही नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। प्लांटे ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं,
प्लांटे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एनिमिलिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, होलोजोइक होते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। ये हम लोगों ने एक बार ये टेबल को रिवाइज कर लिया। अब बेटा अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी मैं उसको दिखा देती हूँ आपको। जैसे अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, मोनेरा किंगडम की बात करते हैं, तो यहाँ का जो सोल मेंबर आता है वो क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। जब हम अपने एक मुट्ठी में सॉइल को भरते हैं तो यहाँ पे करीब करीब आपको 100 ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये बातें इसमें बताई गई। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पे एज ए पैरासाइट भी ये रह सकते हैं और इनके कई सारे शेप होते हैं बैक्टीरिया के। इट कुड बी कॉमा शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, रॉड शेप्ड आप देख सकते हैं जिसको हम बैसिलस कहते हैं, कॉमा शेप्ड विब्रियो टाइप का होता है, स्पाइरलम एंड यहाँ पे कॉकस, ठीक है। ये कुछ है शेप ऑफ द बैक्टीरिया। अगर आप यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप, ये कोकस, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैसिलस टाइप के रॉड शेप के, और स्पाइरलम, और ये कॉमा शेप के जो विब्रियो हो गए, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ जनरल सी बातें देखी, कहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। और आगे चल के इनकी कैटेगरी भी आती है, जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया की कैटेगरी भी आती है। आप आगे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो। आर्की बैक्टीरिया की भी फर्दर कैटेगरी आती है। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर सकते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पे मैं एक बार आपको प्रोटिस्टा से गो थ्रू करा देती हूँ। जो प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो प्रोटिस्टा होते हैं इसमें सिंगल सेल्ड ये यूकैरियोट आते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट इसके अंदर आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। और ये कैसे होते हैं, जनरली ये अक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं, अक्वाटिक ये हो सकते हैं। और इसमें क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, ये सबके स्टडी आप करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, यूनिसेलर यूकैरियोट है। इसके अंदर क्राइसोफाइट्स आते हैं, क्राइसोफाइट में डायटम्स एंड डेस्मिड आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट इसमें आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं, एंड इसमें जैसे मैंने आपको अभी बताया स्लाइम मोल्ड वगैरह भी इसी के अंदर, यूग्लिनॉइड भी इसी के अंदर आता है। कभी कभार आपसे ऐसे उठा के पूछ लिया जाएगा कि यूग्लिनॉइड क्या है, यूग्लिनॉइड के बारे में बताओ, तो मैं एक बार उसको गो थ्रू करा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में बताया प्रोटिस्टा के, तो ये इसमें जैसे मैंने आपको बताया क्राइसोफाइट, जो क्राइसोफाइट है इसमें क्या आते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड आते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड आते हैं और दे आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जो डायटम्स होते हैं बेटा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, जो ये डायटम्स वगैरह होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है बेटा, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो सिलिका से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, सिलिका का इसमें कॉम्पोजिशन होता है, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सिलिका का होता है। अब ये जो सिलिका है ना बेटा, जब ये डायटम्स की डेथ हो जाती है तो जो सिलिका उसका जो सेल वॉल होता है ये ओशन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मतलब ऐसे ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, और जब यहाँ पे कोई डायटम्स है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसकी डेथ हो गई है ना, तो यहाँ पे जो सिलिका है, सिलिका का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ये जो सिलिका है ये एक्यूमुलेट कर जाती है बेटा, सिलिका यहाँ पे, सिलिका का क्या हो जाता है,
एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, ठीक है। सिलिका का एक्यूमुलेशन होना यानी कि ये क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये डायटमेशियस, डायटमेशियस अर्थ को फॉर्म करते हैं, ये डायटमेशियस अर्थ को फॉर्म करते हैं। और ये जो डायटमेशियस अर्थ होते हैं ये कैसे होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल, कैसे हैं ये, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, ओके, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ कहानी थी क्राइसोफाइट के बारे में। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन कहा जाता है, ओशन का ये चीफ प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, राइट। तो ये बातें आप लोग को पता होनी चाहिए क्राइसोफाइट के बारे में। डाइनोफ्लैजुलेट क्या होते हैं, डाइनोफ्लैजुलेट नेम से क्लियर है कि यहाँ पे 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, डाइनो का, डाई का मतलब क्या होगा, 2, तो यहाँ पे इस नेम से क्लियर है कि यहाँ पे देयर आर 2 फ्लैजुला, देयर आर 2 फ्लैजुला, यहाँ पे 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं डाइनोफ्लैजुलेट में। और ये मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के ये हो सकते हैं। इसमें जो पिगमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट, पिगमेंट पे डिपेंड करके ये इट कुड बी ब्राउन कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर के हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है, इसका जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से मिलकर बना होता है। एंड यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 2 फ्लैजुला होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजुलेट, जैसे गोनियोलैक्स, अगर आपसे पूछ लिया गया रेड डाइनोफ्लैजुलेट किस में होते हैं, उसका नाम बताओ, तो उसका नाम क्या है, गोनियोलैक्स है, ठीक है। और ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यस, ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनके कारण क्या होता है बेटा, जो सी होते हैं, सी का कलर रेड हो जाता है, इसी को हम रेड टाइड कहते हैं। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रेड टाइड क्या है, रेड टाइड क्या है, तो आप बताओगे कि जो रेड टाइड है वो किसके कारण होता है, जो गोनियोलैक्स है, यहाँ पे देखिए ये गोनियोलैक्स है, ठीक है, गोनियोलैक्स, इसी के कारण, गोनियोलैक्स जो कि एक रेड डाइनोफ्लैजुलेट है, रेड डाइनोफ्लैजुलेट है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, रेड डाइनोफ्लैजुलेट है। और ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसके कारण जो सी होते हैं, सी का कलर कैसा होता है, रेड अपीयर होने लगता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेटा रेड टाइड कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो अब हम लोग यहाँ पे यूग्लिनॉइड को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जो यूग्लिनॉइड होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती बट एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलिकल कहते हैं, प्रोटीन रिच लेयर। जैसे यहाँ पे जब आप यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलिकल कहते हैं, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, प्रोटीनिशियस होती है, प्रोटीन की बनती है। अब यहाँ पे बताया गया है, ये इनके पास 2 फ्लैजुला होता है, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, एंड दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हेट्रोट्रॉफ्स बन जाते हैं जब लाइट की एब्सेंस होती है, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना, क्योंकि वो सनलाइट का इस्तेमाल करके अपने भोजन को बना रहे हैं। लेकिन जब सनलाइट गई तो ये जो है, जो प्रीडेटर के तरीके से काम करने लगते हैं, इंसेक्ट वगैरह पे ये फीड करने लगते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पर फीड करने लगते हैं। तो यहाँ पे मिक्सोट्रॉफिक कंडीशन देखने को मिलती है, मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूग्लिना एक एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे स्लाइम मोल्ड आपको बता के रखा है, स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, ये भी एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। एंड द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग, मतलब जो ट्विग होती है, जैसे ट्विग का मतलब टहनिया,
जो ये ट्विग होती हैं जो डिके कर जाती हैं उन्हीं पर ये पाए जाते हैं मोल्ड, और जैसे ही इनकी सूटेबल कंडीशन आती है तो वो एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, और फिर ये पूरा स्प्रेड हो जाता है उस ट्विग पर, उस ब्रांच पे, उस टहनी पर, और जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो यही जो प्लाज्मोडियम होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं और यहां से एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, और यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, स्पोर्स होते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, फिर यही स्पोर्स जो है डिस्पर्स कर जाते हैं। तो ये था स्लाइम मोल्ड। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक रिकॉल करेंगे एनिमल किंगडम की एक टेबल। ठीक है, लास्ट में एक समरी देके रखी है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो एनिमल किंगडम की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया जाता है कि एनिमल को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। बहुत सारे वहां पे फीचर्स आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। फिर आफ्टर दैट तो वहां पे आपको हर एक फाइलम के बारे में पढ़ाया जाता है, हर एक फाइलम, जैसे फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, टीनोफोरा हो गया, प्लैटीहेलमिन्थीज हो गया, एस्केहेलमिन्थीज हो गया, देन आपका आता है उसके बाद एस्केहेलमिन्थीज, फिर उसके बाद आपका आता है जैसे एनिलिडा हो गया, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, देन मोलस्का हो गया, फिर इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, एंड फिर आपका कॉर्डेटा आता है। ये कुछ फाइलम है और आप लोग को यहाँ पे कुछ चीजें इसमें रिकॉल करनी है। जैसे यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इन केस ऑफ पॉरीफेरा, सेलुलर लेवल सिमेट्री, यहाँ पे वेरियस टाइप के सिमेट्री देखने को मिल सकती है। सीलोम यहाँ पे एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, बॉडी विद पोर्स, यहाँ पे बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं पॉरीफेरा में। जब हम फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं, है ना, फाइलम पॉरीफेरा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल साइकन, साइकन एक इसका एग्जांपल। बेटा आपको एग्जांपल्स भी याद होने चाहिए, हर एक फाइलम के आपको दो दो एग्जांपल एटलीस्ट याद होने चाहिए, इसको याद कर लेना। जैसे फाइलम पॉरीफेरा हो गया, इसमें जैसे साइकन हो गया, यूस्पोंजिया हो गया, ठीक है। फिर आप जैसे आगे पढ़ोगे सिलेंट्रेटा के बारे में, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया जिसको क्या कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं सिलेंट्रेटा को। तो यहाँ पे भी आपको दो एग्जाम्पल एटलीस्ट याद होने चाहिए, जैसे पेनिनटुला हो गया, इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे फाइसीलिया हो गया। आफ्टर दैट फिर आपका प्लैटीहेलमिन्थीज हो गया, टीनोफोरा हो गया, टीनोफोरा में जैसे प्लूरो ब्रैकिया हो गया, प्लैटीहेलमिन्थीज में जैसे फैशियोला हो गया, टेप वर्म हो गया, फिर उसके बाद एस्केहेलमिन्थीज राउंड वर्म हो गया। ऐसे करके आपको दो दो एग्जाम्पल याद रख लेने हैं, ठीक है। तो फाइलम पॉरीफेरा का बेटा एक फीचर है, यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है फाइलम पॉरीफेरा में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होता है। ऐसे आप समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे बेसिकली मुझे आपका बताने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आपको पोर्स समझ में आना चाहिए। ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं इसी के थ्रू वाटर का एंट्री होता है। यहाँ पे इसको हम माइन्यूट ओपनिंग कहते हैं, एंड दिस माइन्यूट ओपनिंग इज ऑस्टिया, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें पोर प्रेजेंट होता है और इसी की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज वगैरह इसी की हेल्प से होता है। ऐसा नहीं कि इनमें मतलब ये कुछ बिना न्यूट्रिशन लिए जिंदा रह जाते हैं। इनके लिए मतलब डाइजेशन वगैरह के लिए प्रॉपर यहाँ पे ऑर्गन डेवलप नहीं होता है, जैसे हमारे में डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, पर यहाँ पे उनके लिए एज सच कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है। धीरे धीरे फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट होने लगता है डाइजेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, ये सारी बातें।
ठीक है, आगे देखो, जैसे मैंने आपको बताया सिलेंट्रेटा जिसको नाइजीरिया कहा जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिमेट्री रेडियल होती है, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, नाइडोब्लास्ट सेल इसमें प्रेजेंट होती है जिसके कारण इसको नाइजीरिया फाइलम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो टीनोफ्लोरा है इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री रेडियल है, सीलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन यहाँ पे एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, कॉम्प्लेट इसमें प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। प्लैटीहेलमिन्थेस जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसको फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और ये ऑर्गन सिस्टम इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, सीलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेशन इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। यहाँ की जो बॉडी होती है फ्लैट बॉडी होती है और इसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स होते हैं। ठीक है, एसके हेलमिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री स्यूडो सिलोमेट होते हैं। अब यहाँ पे देखो सब में एब्सेंट था, लेकिन एसके हेलमिन्थेस में क्या प्रेजेंट है, स्यूडो सिलोमेट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू सिलोम नहीं होता है लेकिन स्यूडो सिलोम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए एसके हेलमिन्थेस में। मैंने स्टार मार्क कर दिया तो आप लोग गो थ्रू करेंगे एक बार। फिर सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है और यहाँ पे वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं। फिर एनिलिडा, एनिलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री बाइलेटरल है। सीलोम कैसा है, ये सीलोमेट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं बेटा। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, बॉडी सेगमेंट पे जैसे रिंग लाइक जो है स्ट्रक्चर, बॉडी का सेगमेंटेशन होता है और जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एनिलिडा में। तो आपने यहाँ पे देखा कि एनिलिडा में बेटा सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो ये भी आप लोग इसको स्टार मार्क कर लो। ऑर्थ्रोपोडा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री बाइलेटरल है, सिलोमेट होते हैं, प्रेजेंट होता है इसमें सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ये यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस इसको कहा जाता है। ऑर्थ्रोपोडा जो होते हैं बेटा, ऑर्थ्रोपोडा जो होते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम के लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। उसके बाद आता है मोलस्का, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, सिमेट्री बाइलेटरल होती है, सीलोम सिलोमेट होते हैं ये, सेगमेंटेशन यहाँ पे एब्सेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ द सेल यूजुअली इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मोलस्का के भी कई सारे एग्जांपल है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे पिंटाडा हो गया, पिंटाडा वल्गैरिस है ना, और यहाँ पे ऑक्टोपस हो गया, ये सब आते हैं आपके मोलस्का फाइलम के अंदर। चलिए, इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री, यहाँ पे देखो दो तरीके की सिमेट्री होती है, लार्वा में अलग होती है और एडल्ट में अलग होती है। सीलोमेट ये होते हैं, यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट है और यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसका एक फीचर है और आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम लिखा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं, जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री बाइलैटरल होती है, सीलोम इसमें प्रेजेंट होता है, सीलोमेट होते हैं, यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे बैलेनो ग्लासेस वगैरह इसमें आते हैं।
कोर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बाइलेटरल होती है, सीनोमेट होंगे, प्रेजेंट होगा इसमें सब, ठीक है, आप देख पा रहे कंप्लीट प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो, नर्व कॉर्ड, ये इसके कुछ फीचर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो टेबल आपको दिख रही है ये भी टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे बच्चों को इसको गो थ्रू कर लेना है। कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का कंपैरिजन क्या है, तो जो कॉर्डेट होते हैं और नॉन कॉर्डेट होते हैं इसमें क्या चीजें हैं, जो कॉर्डेट होते हैं इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नॉन कॉर्डेट में ये एब्सेंट होते हैं नोटोकॉर्ड। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल होता है, वेयर एज यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वेंट्रल होते हैं, हॉलो नहीं होते हैं, सॉलिड होते हैं और डबल होते हैं। फेरिंग्स होती है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, गिल स्लिट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, हार्ट इज वेंट्रल और यहाँ पे डॉर्सल होते हैं अगर प्रेजेंट है तो, एंड पोस्ट एनर टेल इज प्रेजेंट और यहाँ पे पोस्ट एनर टेल एब्सेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको एक बार देखकर जाएंगे। चलिए बेटा अब देखो यहाँ पे एक और टेबल है, ये आपका प्लांट किंगडम से है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, जितनी भी टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ सारी की सारे टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस टेबल में क्या है, जब हम प्लांट किंगडम में आते हैं बेटा, तो प्लांट किंगडम में हम बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, और यहां पे आता है एंजियोस्पर्म। तो बेटा जब हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी में एल्गी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जब हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है बेटा, मेजर पिगमेंट के बारे में आपको याद रखना है, जो इसके मेजर पिगमेंट है वो क्या है वो आपको इसमें याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी आता है, स्टोर्ड फूड इसमें स्टार्च होता है, सेल वॉल इसमें सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, फ्लैजला का नंबर यहाँ पे बताया करेगा 2 से 8 इक्वल एपिकल पोजीशन पर, और हैबिटेट इसके फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में होते हैं। फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, और ये इसमें बेसिकली जो मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन होता है, साथ ही साथ में स्टोर्ड फूड, मैनिटोल, लैमिनारिन और सेलुलोज एंड एल्जिन की सेल वॉल बनी होती है, 2 एंड इक्वल लेटरल फ्लैजराइज पे होती हैं, और फिर इसका हैबिटेट बता के रखा है। इसमें अभी मैं आपको बताऊंगी क्या चीजें आपको याद रखनी है। इसमें रोडोफाइसी जिसका कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी है, इसका कॉमन नेम रेड एल्गी है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं इसमें, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैजुला जो है ये एब्सेंट है इसमें, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे जो ये कैटेगरी बताई है आपको बेटा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या सेक्शन याद रखना है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये तो आपको भूलना नहीं है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, जिसमें मैं स्टार मार्क करूंगी, पिगमेंट वाला सेक्शन और ये स्टोर्ड फूड वाला सेक्शन आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी आपको इसमें नहीं याद है तो ये दोनों चीज जरूर याद होना चाहिए कि कौन से एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है और कौन सा स्टोर्ड फूड होता है सब में।
ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, आपने एल्गी की 3 कैटेगरी पढ़ी। एक आपने पढ़ा क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, और आपने पढ़ा फियोफाइसी के बारे में। जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहा जाता है, एंड फियोफाइसी को क्या कहा जाता है, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ में इसके स्टोर्ड फूड क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम बात करेंगे बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है एल्गी के, और आपको पता होना चाहिए। जैसे एल्गी है, एल्गी को फूड सप्लीमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में भी एल्गी का रोल काफी देखने को मिलता है। बहुत सारे इसके रोल है, अभी आप इसमें देखेंगे। जैसे एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है, एटलीस्ट हाफ टू द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एल्गी। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और साथ ही साथ में यहाँ पे बताया गया है ये एनर्जी रिच जो कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखिए दे आर अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरीके से भी इनका रोल देखने को हमें मिलता है फूड साइकिल्स में। एंड मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी, और ये एज अ फूड के तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड को। हाइड्रोकोलॉइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, इसे प्रोड्यूस करते हैं कुछ ब्राउन और रेड एल्गी, जैसे कि एल्जिन हो गया और जैसे हो गया कैरागिनन जो कि एक रेड एल्गी है। अब यहीं पे आप देखोगे जैसे जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया हो गया, इसका यूज हमें देखने को मिलता है, इसका यूज हमें देखने को मिलता है बेटा, यानी कि जो जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया है आर यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हो एल्गी का इस्तेमाल एडिबल प्रोडक्ट को बनाने में भी किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी के। साथ ही साथ में जो क्लोरेला है, आपसे क्लोरेला पूछा जाता है कि इसमें किसका कंटेंट हाई होता है, तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन रिच होते हैं और इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट की तरीके से इसका इस्तेमाल होता है बाय द स्पेस ट्रैवलर। स्पेस ट्रैवलर इसका यूज करते हैं। तो ये बातें हम लोगों ने इसमें समझी और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये एक बार बढ़िया से गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें होती हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बेसिक भी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में मेजर डिफरेंस की बात करते हैं, तो मेजर डिफरेंस इसी बात का है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेयर एज इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, ये सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, और इनमें मल्टीप्लिकेशन तेजी से होता है। सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तेजी से। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं कुछ इस तरीके से, अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इनकी कुछ सेल वॉल होंगी, है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा कुछ इस तरीके से नेकेड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस है नहीं, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है कुछ इस तरीके से सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ये बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, तो ये कुछ इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेयर एज जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसके एग्जाम्पल आपको बता के रखे, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, पीपीएलओ, ये सब आता है। मैंने जैसे आपको बताया स्मॉलर होते हैं साइज में, ये सिंपल भी होते हैं, और साथ ही साथ में इनमें लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत ही रैपिडली होता है, तेजी से होता है। चलो अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक मतलब होता है बेटा यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कैरियन टर्म आता है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज्ड होते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं साथ ही साथ में, एंड इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू क्रोमोसोम। ये बातें इसमें बता के रखी है। और बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में जैसे फंजाई आ गया, प्लांट्स आ गए और एनिमल्स आते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ये बताया गया है ये यूनिसेलर होते हैं, ये यूनिसेलर और मल्टीसेलर हो सकते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेल डिफाइंड, well defined nucleus is absent होते हैं, और इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहां पे भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यहाँ पे 80S टाइप का राइबोसोम होता है। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर एब्सेंट एक्सेप्ट द राइबोसोम। राइबोसोम उसमें होता है जिसमें राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे बेटा, जैसे सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन किसमें होता है, डबल मेम्ब्रेन किसमें होता है, और नॉन मेम्ब्रेनस कौन से होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस हो गए, सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, लाइसोसोम में, माइक्रोबॉडीज में हो गए। ठीक है, वेयर जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, न्यूक्लियस से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओ। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किए थे उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को पहली बार डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताया गया था लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। और जो फ्लेमिंग थे,
फ्लेमिंग ने क्या नेम दिया था? क्रोमैटिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। जब न्यूक्लियस इंटरफेज में अपने होता है, मतलब वो जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहां पे आगे बताया गया है न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज होती है जिसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और यहाँ पे फिर बताया गया है मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एंड यहां पे इस तरीके से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये। क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे और क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जब यहाँ पे ये न्यूक्लियस इंटरफेज में होता है। जब न्यूक्लियस इंटरफेज में होता है तो ये क्रोमैटिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। तो आप यहाँ पे लेबलिंग करोगे और यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर होता है ये जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकता है मटेरियल्स के, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो सकते हैं मटेरियल्स के। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल है। ये क्या है? एक क्रोमैटिन मटेरियल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो, ये दिस वन इज द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, एंड यहाँ पे जो व्हाइट सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये कब का न्यूक्लियस है? जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है। व्हेन न्यूक्लियस इज नॉन डिवाइडिंग, व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग, न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडिंग, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये अपने इंटरफेज पे है। कौन से स्टेज पर है? इंटरफेज स्टेज पर है। ठीक है, क्लियर? ये बातें हम लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर देखी। फिर इसके बाद आप ये देखते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे ये हो सकते हैं मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर अपने एकदम सेंटर पर होता है, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा दूर हो जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका जैसे एक्रोसेंट्रिक,
टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होते हैं वो एक टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, फिर आता है एक्रोसेंट्रिक, फिर आता है टीलोसेंट्रिक। चलिए, ये कहानी थी यहाँ तक की। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ये लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो लीवर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको आपको पता होना चाहिए। जो लीवर है हमारा, ये क्या होते हैं बेटा, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और इसका जो वेट होता है करीब करीब 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक का होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यहाँ पे 2 लोब्स पाए जाते हैं, और ये डायफ्राग्म के बिलो होती है। बिलो द डायफ्राग्म ये जो हमारा लिवर होता है वो होता है राइट साइड में, और यहाँ पे 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो लिवर होते हैं, लिवर के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, 2 लोब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं इनसाइड द। और जो लीवर होता है बेटा, यहाँ पे कुछ लोब्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और जो लोब्यूल्स होते हैं बेटा, ये एक फंक्शनल यूनिट होते हैं। उस लोब्यूल का नाम हेपाटिक लोब्यूल्स है। हेपाटिक लोब्यूल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिवर की, ठीक है। तो जो लीवर होता है, लीवर ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और इसका वेट कितना होता है बेटा? इसका वेट 1.2 से, इसका वेट जो होता है 1.2 से लेकर टू द 1.5 kg तक का इसका वेट होता है लीवर का। एंड जो लीवर होता है बेटा, जो लीवर होता है इसके पास 2 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं? इट हैज 2 लोब्स। इसके पास 2 लोब्स होते हैं। एक होता है राइट लोब, एक होता है राइट लोब, और एक क्या होता है? एक होती है लेफ्ट लोब होती है। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होती है, ठीक है। जैसे कुछ इस तरीके से, अगर मान लो मैंने रफली अगर बना के मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो ऐसे यहां पे क्या होगा, एक मिनट, जैसे यहाँ पे 2 लोब्स होंगी, ठीक है। एक राइट लोब हो जाएगा, एक लेफ्ट लोब हो जाएगा। तो जो राइट वाली जो लोब होगी बेटा, जो राइट वाली लोब होगी ये थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर मान लो इसको मैं बनाऊं तो ये राइट लोब थोड़ी सी क्या होती है? लार्जर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लोब, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट लोब 2 लोब होते हैं, और यहाँ पे जो राइट लोब होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लोब, ठीक है। क्लियर? तो ये 2 बातें हम लोगों ने इसके अंदर देखी। और यहाँ पे कई सारे लोब्यूल्स भी होते हैं बेटा, और यहाँ पे कई सारे लिगामेंट भी पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लीवर जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ हेपाटिक लोब्यूल्स। और जो हेपाटिक लोब्यूल्स होते हैं बेटा, हेपाटिक लोब्यूल्स क्या करते हैं? ये हेपाटिक लोब्यूल्स जो होते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। आप देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ द लीवर, ठीक है, ऑफ द लीवर। ये कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से स्टार मार्क कर सकते हो कि ये हेपाटिक लोब्यूल क्या सर्व करती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है।
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये बातें आप लोगों ने अभी देखी। अब यही बेटा जो लोब्यूल होता है ना, ये जो लोब्यूल होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ हेक्सागन टाइप का होता है। कैसा होता है? हेक्सागन टाइप का होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो जो लोब्यूल है वो कुछ इस तरीके से हेक्सागन स्ट्रक्चर जैसा होता है। जो हेपाटिक लोब्यूल है ये कुछ हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, हेक्सागन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, एक सेंटर में एक सेंट्रल वेन पाई जाती है। क्या होती है? एक सेंट्रल वेन पाई जाती है। सेंट्रल वेन पाई जाती है। और यस, और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसके चारों तरफ ये जो कवर्ड होते हैं बेटा, ये कवर्ड होते हैं एक टिश्यू से जिसका नाम है ग्लिसोन्स कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल कहा जाता है, ग्लिसन कैप्सूल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां पे क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होता है। लेट्स टेक अनदर कलर। कुछ इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, जिसको हम साइन्यूसॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन्यूसॉइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइन्यूसॉइड कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है साइन्यूसॉइड। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हेपाटिक सेल पाई जाती हैं। क्या होती हैं? यहाँ पे हेपाटिक सेल्स भी होती हैं। इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये क्या होगी? हेपाटिक सेल्स भी होती है, जिसको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। क्या होंगे ये? हिपैटोसाइट्स होते हैं। ऐसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना के आपको समझा दिया, ये हिपैटोसाइट्स है। ठीक है, क्या होते हैं ये? हिपैटोसाइट्स होते हैं। हिपैटोसाइट्स होते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस तरीके से पोर्टल ट्रायाड्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्टल ट्रायाड्स। ये पोर्टल ट्रायाड्स यहाँ पे होते हैं। अब इस पोर्टल ट्रायाड में ठीक है, यहाँ पे एक जो पोर्टल ट्रायाड होती है, इस तरीके से, ट्रायड का मतलब क्या होता है? तीन। तो यहाँ पे पोर्टल ट्रायड होती है, तीन है मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पोर्टल ट्रायड होती है इसमें क्या होता है? इसमें होती है एक हिपैटिक, ऐसे आप कलेक्टिवली लिख सकते हो, कलेक्टिवली आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो पोर्टल ट्रायड है, इस पोर्टल ट्रायड में पहले आप यहाँ पे लिख लो, ये पोर्टल ट्रायड है। ठीक है, अब इसी पोर्टल ट्रायड में हिपैटिक वेन्स होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है, और यहाँ पे एक जो है बाइल जो है यहाँ पे वेन होती है, बाइल डक्ट आप यहाँ पे कह सकते हो, इसमें होता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ पे समझा बेटा कि इसमें क्या क्या होता है पोर्टल ट्रायड में। जो पोर्टल ट्रायड होती है बेटा, पोर्टल ट्रायड में बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया तीन तरीके के, जैसे हिपैटिक वेन हो गया, हिपैटिक आर्टरी इसमें प्रेजेंट होती है। जस्ट गिव मी एक मिनट। ठीक है, ये बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं इन केस ऑफ द हिपैटिक
ठीक है। पोर्टल ट्रायड में हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी बातें इसमें समझ ली। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड में मैंने आपको यहाँ पे बताया 3 चीजें होती है। जैसे मैं अगर इसको अलग से बनाऊं तो ऐसे अगर आप देखोगे, ये पोर्टल ट्रायड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होता है, एक हिपैटिक वेन होती है, इसमें हिपैटिक वेन होती है, और क्या होता है इसमें, हिपैटिक आर्टरी होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है, और इसमें क्या होता है, एक बाइल डक्ट होती है। अब ये जो बेटा हिपैटोसाइट इसमें बनाया है मैंने, यही हिपैटोसाइट्स क्या करते हैं, बाइल का प्रोडक्ट, मतलब बाइल का जो है क्या करते हैं, हिपैटिक सेल्स जो आप देख सकते हो, बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल एंड पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट, और ये स्टोर्ड होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इन द मस्कुलर साइट, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो यही जो हिपैटोसाइट्स है यही बाइल का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे जितनी भी बातें हैं हम लोगों ने इसमें समझ लिया अपने डायग्राम की हेल्प से। अब यहाँ पे क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करना, एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डीएमिनेशन, फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक कुफर सेल्स भी पाई जाती हैं, यहाँ पे कुफर सेल्स भी पाई जाती हैं, जो कि क्या कराती हैं, कुफर सेल्स फैगोसाइटोसिस कराती हैं। यही जो कुफर सेल्स हैं ये फैगोसाइटोसिस कराने का काम करती हैं, फैगोसाइटोसिस कराती हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ये बातें देख ली। तो ये मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन जो है बता दिया, फैगोसाइटोसिस, मेटाबॉलिज्म में हेमाटोपोएटिक जो है इसमें सेल्स होती हैं। तो ये बातें यहाँ पे आपने देखा, हेमोपोएसिस के बारे में सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बाइल क्या होता है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हिपैटोसाइट, जैसे मैंने आपको बताया, और स्टोर्ड होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं गॉल ब्लैडर में। और जो गॉल ब्लैडर है स्मॉल पेयर शेप का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ऑन द ऑफ द लीवर, और रिजर्वॉयर, इट एक्ट्स एज द रिजर्वॉयर फॉर बाइल। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर के बारे में बताया है, जो रिजर्वॉयर होते हैं ऑफ द बाइल। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर कभी कभार अगर आपसे पूछ लिया गया, तो जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे एन टर्मिनल सी टर्मिनल होता है, मतलब जैसे अमाइनो एसिड है, जब अमाइनो एसिड ये सिंपल ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर को फॉर्म करे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पे एक एन टर्मिनल होता है और यहाँ पे सी टर्मिनल होता है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे प्रोटीन जो है फोल्डिंग हो जाती है, प्रोटीन की क्या होती है, फोल्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, मायोग्लोबिन हो गए, ये टर्शरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अल्फा टाइप की सब यूनिट 2 सब यूनिट, बीटा की 2 सब यूनिट प्रेजेंट है। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल साइकिल को आपको एक बार में पूरा समझा दिया गया है। सेल डिवीजन में जैसे आपको बताया गया इंटरफेज, जो कि क्या है, जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती है। फिर एम फेज आता है, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में आपको देखने को मिलता है। G1 फेज अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे सेल की ग्रोथ होती है। फिर एस फेज आता है, जहाँ पे जो डीएनए होता है उनका रेप्लीकेशन हो जाता है। ये वाला थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, इसको आपको एज सच इतना रिक्वायर्ड नहीं है, पर इतना आप जरूर कर लेना। ठीक है, ये दोनों आप जरूर कर लेना, बिहार बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, और ये आपको कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।